हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। और आज हमारा सेशन इंग्लिश पेडागोजी, हमारी जो टारगेट बेस्ड चल रही है सीटेट, उसके लिए ये सेशन है। ठीक है, तो इस वीक में हमने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर ली है वो चीज़ें मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ये जो पूरा वीक चल रहा था, जो कि हमने मंडे से स्टार्ट किया था, आज इसकी 7th क्लास है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमने जो मॉक टेस्ट स्टार्ट किए थे, हमने सेशन की शुरुआत ही मॉक टेस्ट से करी थी इस वीक में। तो आज यहाँ पर हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, एक होमवर्क था, इसके साथ ही आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 2 हम लोग यहाँ पर आरसी कंप्लीट कर चुके हैं। और टॉपिक वाइज यदि बात करें तो कुछ लैंग्वेजेस थी, लाइक सीएलटी था, जीटी मेथड था, डायरेक्ट मेथड था, तो उसके बारे में हमने सेशन के साथ साथ ही डिस्कस भी किया हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा वीक हमने इस तरीके से कंप्लीट किया है। 7 सेशन आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, प्लेलिस्ट रेडी है। इससे पहले भी एक वीक आपका लिया गया था, जिसमें आपको इसी तरीके से जो हमारी रिमीडियल टीचिंग होती है, डायग्नोसिस टीचिंग होती है, उन सब के बारे में बताया गया था। तो आप वो वीक भी देख सकते हो, और ये वीक भी इसी तरीके से हमने कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट वीक में हम कुछ थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे, जो आपकी टीईटी एग्जाम्स होती है, टेट एग्जाम्स होती है, उसके अंदर पूछे जाते हैं वही सारे टॉपिक अभी अपन कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये जो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया गया था मॉक टेस्ट 4 के अंदर, उसका आंसर क्या है, और आप सभी ने विथ रीज़न इसको बताया हुआ है, और सभी का आंसर यहाँ पर सही था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंशिएशन बिटवीन लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। यहाँ पर क्या चीज़ हमसे पूछी हुई कि क्या सबसे बड़ा, क्या सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या सबसे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जो कि डिफरेंशिएट करता है किसके बीच में, लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन को 2 भागों में डिवाइड करता है। तो देखो, लैंग्वेज एक्विजिशन उसको हम L1 बोलते हैं, लैंग्वेज लर्निंग को हम लोग L2 बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में एक डिफरेंशिएट क्रिएट करना, एक डिफरेंस कौन क्रिएट कर सकता है, उस भाषा का एनवायरनमेंट, उस लैंग्वेज का एनवायरनमेंट। अब L1 क्या होती है, L1 को हम लोग घर पर एक्वायर करते हैं। जैसे कि हमारे घर पर हिंदी बोली जाती है, चाहे मालवी बोली जाती होगी, पंजाबी, गुजराती, जो भी लैंग्वेज बोली जाती, तो हम लोग हमारे पेरेंट्स से, आसपास के नेबर्स वगैरह से जो सीखते हैं, विच इज़ कॉल्ड L1। तो वो लोग, हमने उसको क्या किया है, नॉर्मली एक्वायर कर लिया है। ठीक है, एक टाइप से पैसिव लर्निंग कर ली उसको, हमको कोई स्पेशल, कोई पर्टिकुलर टाइम देकर सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जैसे जैसे दिन निकलते कि हमने उस लैंग्वेज को एक्वायर कर लिया। लेकिन हमको लैंग्वेज जो लर्निंग होती है, इसको लर्न करने के लिए एक स्पेशल ट्यूटर की नीड हुई। हम लोग स्कूल गए, वहाँ पर हमने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी, या जो भी लैंग्वेज आपने वहाँ पर जाकर सीखी, वो लैंग्वेज हमारे लिए क्या हो जाती है, L2 हो जाती है। तो एक लैंग्वेज इन्वायरमेंट ही होता है जो कि डिफरेंशिएट करता है, एक डिफरेंस क्रिएट करता है लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन के बीच में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे पास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश। इंग्लिश के अकॉर्डिंग एक जो टेक्स्ट बुक होती है, उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। एवरी लेसन शुड हैव अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन एट द बिगिनिंग एंड अ कंक्लूजन एट द एंड, या फिर इट शुड बी बेस्ड ऑन द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द करिकुलम एंड सिलेबस। नो डिफिकल्ट वर्ड शुड बी गिवन इन द टेक्स्ट बुक एट प्राइमरी लेवल, या द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेक्सुअल एक्सरसाइज शुड बी गिवन टू प्रैक्टिसेस एट द एंड ऑफ द लेसन। एक इंग्लिश की अच्छी बुक को परिभाषा आपको यहाँ पर डिफाइन करनी है कि एक अच्छी जो टेक्स्ट बुक है इंग्लिश की, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, या फिर क्या क्या क्वालिटीज़, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर होना चाहिए। आप चाहें तो थोड़ा समय ले सकते हैं, ऑप्शन थोड़े से यहाँ पर लेंदी है, तो पढ़ने में थोड़ा समय लग सकता है। आंसर इज इट शुड बी बेस्ड ऑन द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम एंड सिलेबस। ये क्या, एक तरीके से गाइडेंस की तरह कार्य करना चाहिए, ताकि टीचर को गाइडेंस मिल जाए कि उसे किस तरीके से उस करिकुलम, उस सिलेबस को कंप्लीट करना है। ठीक है, और बच्चों को भी एक तरीका मिल जाए, पढ़ने में जानकारी मिल जाए। जैसे बच्चे बहुत सारी बार क्लास में एब्सेंट होते हैं, तो उनको एक गाइडलाइन मिल जाएगी कि टीचर ने आज ये चैप्टर पढ़ाया, तो वो खुद से सेल्फ भी स्टडी कर सकते हैं। तो एक टेक्स्ट बुक का कार्य क्या होता है, इट शुड बी बेस्ड ऑन द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द करिकुलम एंड द सिलेबस। ओके, तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ अ स्टूडेंट इज पॉसिबल वाइल टीचिंग इंग्लिश बाय द टीचर्स यूजिंग ऑथेंटिक टास्क थ्रो। जब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन आपको स्टूडेंट्स का कब देखने को मिलेगा, एक ऑथेंटिक टास्क जब उनके लिए परफॉर्म करवाया जाता है, एक ऑथेंटिक टास्क के लिए उन्हें टीचिंग करवाई जाती है। तो किस अप्रोच या किस मेथड के अंदर, कम्युनिकेटिव अप्रोच के अंदर, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के अंदर, डायरेक्ट मेथड के अंदर, या फिर स्ट्रक्चर अप्रोच के अंदर। तो मैंने आपको एक सीएलटी और डायरेक्ट मेथड में डिफरेंस और स्ट्रक्चर अप्रोच के अंदर डिफरेंस भी बताया था। तो हम लोगों ने देखा था कि जो सीएलटी होती है,
कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेटिव जो अप्रोच होती है इसके अंदर क्या किया जाता है, कम्युनिकेटिव अप्रोच में हमें चारों जो स्किल्स होती है विच इज़ LSROW, इन चारों स्किल्स के ऊपर यहाँ पर फोकस करवाया जाता है। तो एक ऑथेंटिक टास्क यहाँ पर परफॉर्म करवाना है बच्चों का, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर पाए। तो इसके लिए हम कौन सी अप्रोच को फॉलो करेंगे, कम्युनिकेटिव अप्रोच को हम लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे। सो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल हमने 100 क्वेश्चन अभी कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, इस वीक में हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते। PDF सारा टेलीग्राम पर अवेलेबल है, टेलीग्राम पर जाकर आप PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको CTET MPTET लेयर 3 जाकर देखना होगा, उससे आपको सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सेट 3 हम लोग स्टार्ट करें क्योंकि हमने टारगेट रखा है एग्ज़ाम से पहले हम 500 एटलीस्ट मिनिमम 500 क्वेश्चन तो वैसे ही कंप्लीट कर लेंगे। ओके, चलिए, स्टीफन क्रेशंस थ्योरी ऑफ अ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन डजंट कंसिस्ट ऑफ, जो स्टीफन क्रेशन की जो थ्योरी है सेकेंड लैंग्वेज की, उसके अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं है वो चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है। द इनपुट हाइपोथेसिस, द एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, द लर्नेबिलिटी हाइपोथेसिस या फिर नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। हमने जो मॉक टेस्ट 3 लगाया था उसके अंदर सेम थ्योरी हमने पढ़ी थी और मैंने आपको स्टीफन क्रेशंस की क्या थ्योरी है वो सारी चीज़ें वहाँ पर बता दी थी। तो आपने वो सेशन देखा है तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं कि उसमें किस चीज़ की बात वहाँ पर नहीं की गई थी। आप चाहे तो क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से पढ़े, क्या चीज़ इसमें पूछी गई है। देखिए क्या सही आंसर आपको यहाँ पर लग रहा है। स्टीफन क्रेशन की जो थ्योरी थी हमने इनपुट आउटपुट वाली, वो पढ़ी थी कि हम लोगों को एक इनपुट देते देन उसका जस्ट हाइपोथेसिस में उसका आउटपुट निकालते हैं। तो उसके कुछ हाइपोथेसिस होते हैं, उन्होंने टोटल 5 हाइपोथेसिस बताए, उसमें से एक कौन सा यहाँ पर आपको लग रहा है कि वो नहीं हो सकता है, वो चीज़ आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर C, द लर्नेबिलिटी हाइपोथेसिस इसके अंदर नहीं आता है। तो वो कौन से 5 हाइपोथेसिस है जो कंसीडर किए जाते हैं। सबसे पहला हाइपोथेसिस जो है, हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक टाइप से परिकल्पना, तो इनपुट हाइपोथेसिस जो इसके अंदर आता है। ठीक है, एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस इसके अंदर आता है, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस इसके अंदर आता है, एक इसके अंदर आता है हमारा एक्विजिशन लर्निंग हो गया, नेचुरल ऑर्डर हो गया, इनपुट हो गया, एक और बचा हुआ है अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। ठीक है, अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस आता है, एक और हाइपोथेसिस होता है जिसे बोला जाता है मॉनिटर हाइपोथेसिस। तो मैं थोड़ा सा इसका शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि ये क्या होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एक बार पहले भी पूछा हुआ है और अभी भी इस मॉक टेस्ट में भी पूछ लिया गया है, तो हो सकता है एग्जाम में आपका यही क्वेश्चन बन जाए। सबसे पहला जो हाइपोथेसिस होता है वो होता है हमारा एक्विजिशन वेट में इसको आपको उससे बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ से अच्छे से लिखा हुआ भी है तो आपको अच्छे से समझने में आसानी होगी। सबसे पहला जो हाइपोथेसिस होता है तो वो होता है एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस। अब ये क्रेशन की थ्योरी में सबसे पहला हाइपोथेसिस है, टोटल यहाँ पर 5 बताए हुए हैं। हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक तरीके से परिकल्पना। तो कुछ 5 पैरामीटर्स बताए, जैसे कि हम लोग वाइगोत्स्की में पढ़ते हैं, उन्होंने ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बताया था। इसी तरीके से यहाँ पर क्रेशन थ्योरी में भी बताए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, एक एक्विजिशन यानी किसी भी भाषा को एक्वायर करना, ग्रहण करना और उसको लर्निंग करने के बीच में क्या रिलेशन, क्या चीज़ें होती है, किस तरीके से किसी भी भाषा को एक्वायर किया जाता है, वो चीज़ इसके अंदर आती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, किसी भी भाषा को एक्वायर करने का जो तरीका है वो हमारा होगा द एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड वाले की, द मॉनिटर हाइपोथेसिस। अब मॉनिटर हाइपोथेसिस के अंदर क्या होता है कि इनके बीच में रिलेशन क्या है, किसके बीच में, एक्विजिशन और लर्निंग के बीच में क्या रिलेशन है, ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी, ये चीज़ आपको पता चलेगी मॉनिटर हाइपोथेसिस से। मतलब किसी भी भाषा को आप ग्रहण कर रहे हो और किसी भी भाषा को जब आप मतलब एक्वायर करना, ग्रहण करना और किसी भी भाषा को लर्न करना है, सीखना है, तो इसके बीच में क्या रिलेशन है। जैसे कि यहाँ पर हम किसी भी भाषा को एक्वायर करते हैं और इधर हम जाकर किसी भी भाषा को लर्न करते हैं, तो उसके बीच में एक रिलेशन किस तरीके से हो सकता है, कौन कौन से मीडियम है जो किसी भी भाषा को लर्न करने से एक्वायर करने के बीच में आते हैं। ठीक है, उसमें हमारा टाइम फोकस हो सकता है कि हम लोग कितना टाइम ले रहे हैं। ठीक है, फिर हम किस तरीके से कम्युनिकेट करना सीख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती है द मॉनिटर हाइपोथेसिस के अंदर। तीसरा पॉइंट आता है हमारा द नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। अब ये नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस क्या होता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं
किसी भी भाषा को यदि हमें एक्वायर करना होता है तो हम लोग नेचुरली करते हैं, लेकिन लर्न करने के लिए हमें एक स्पेशल इन्वायरमेंट की नीड होती है। तो यहाँ पर नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस ये बताता है कि जब भी आप किसी भी भाषा L2 यानी कि सेकेंड लैंग्वेज को ग्रहण करें, सेकेंड लैंग्वेज को लर्न करें, तो उसको ऐसे लर्न करें जैसे कि आप लोग अपनी मातृभाषा, आपकी मदर टंग लैंग्वेज को लर्न कर रहे हो। तो ये चीज़ क्या बताती है? द नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस को शो करती है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, द इनपुट हाइपोथेसिस। इनपुट हाइपोथेसिस क्या करता है कि आप किसी भी भाषा को किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, इनपुट आप किस तरीके से ले रहे हो। जैसे कि हम लोग किसी भी चीज़ को सुन रहे हैं, अभी आप मेरी वॉइस को सुन रहे हो, तो आप इसको कैसे कंसीडर कर रहे हो? आपको क्या ऐसा लग रहा है कि आप किसी भी भाषा को सीख रहे हो, या फिर ऐसा लग रहा है कि हम लोग किसी भी भाषा को नेचुरली, जैसे हम लोग अपनी मदर टंग लैंग्वेज को सीखते हैं, वैसे ही इस लैंग्वेज को सीख रहे हैं। तो आप किस तरीके से इनपुट, मतलब किस तरीके से आप इनपुट लेते हो। अब इनपुट आप कैसे कर सकते हो? सुनकर ले सकते हो, लिसनिंग के फॉर्म में ले सकते हो, और रीडिंग के फॉर्म में ले सकते हो। ठीक है, दो तरीके से इनपुट मिलता है। स्पीकिंग और राइटिंग क्या होते हैं? हमारे आउटपुट होते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जब कुछ बोलते हैं, स्पीक करते हैं, मतलब हमारा एक आउटपुट निकल कर आ रहा है। जैसे कंप्यूटर में क्या होता है, प्रिंटर से आउटपुट निकल कर आता है, तो वैसे ही हमारी बॉडी में से स्पीकिंग के रूप में आउटपुट आएगा। और राइटिंग जो है वो भी एक तरीके का आउटपुट है, क्योंकि हमारे अंदर जितना भी नॉलेज है इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, हम उसको क्या कर रहे हैं, बाहर दे रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, एक आउटपुट हो गया। तो लिसनिंग और रीडिंग हमारी इनपुट प्रोसेस होती है, और स्पीकिंग राइटिंग हमारी आउटपुट प्रोसेस होती है। तो इनपुट हाइपोथेसिस में यही चीज़ें होती है कि आप इनपुट कैसे ले रहे हो, कैसे आप उस चीज़ को एक्वायर कर रहे हो। ठीक है, और लास्ट हमारा आता है द अफेक्टिव फिल्टर डोमेन, मतलब कि वो चीज़ें कैसे वर्क करती है। जैसे हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स होती है, तो इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं कि मोटिवेशन, सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, मोटिवेशन। अब पूछा जाएगा कि बच्चों का मोटिवेशन कैसा है, बच्चों के अंदर मोटिवेशन कितना है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, देखो यहाँ पर आ गया हमारा मोटिवेशन। ठीक है, अब बच्चों के अंदर कितनी अभिप्रेरणा भरी हुई है, हाई है कि लो है, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, मोटिवेशन बहुत हाई है। फिर हम देखेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस, उन बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई है कि लो है, तो हमें पता चल जाएगा। यदि कृष्ण की चारों जो हाइपोथेसिस उसने फॉलो किए हैं, तो उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई होगा। उसके अंदर एनेक्सिटी कितनी है, क्या वो बच्चा चिंतित है, तो एनेक्सिटी का हमें पता चल जाएगा। ANIXETY, एनेक्सिटी को बोला जाता है चिंता कितनी है, तो चिंता मतलब न के बराबर है, लो है। इस तरीके से सारे हाइपोथेसिस का एक रिजल्ट निकल कर यहाँ पर शो होता है। तो 5 कौन कौन से डोमेन हो गए। सबसे पहले हो गया हमारा एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस। ठीक है, किस तरीके से भाषा को एक्वायर लर्न करना है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, मॉनिटर हाइपोथेसिस के अंदर आएगा। तीसरा नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, क्या होता है, किसी भी भाषा को आप कितने अच्छे तरीके से नेचुरली एक्वायर कर पाते हैं, वो चीज़ आएगी। इनपुट हाइपोथेसिस के अंदर ये आएगा कि आप किसी भी इनपुट को जो आप लिसनिंग और रीडिंग कर रहे हो, आप उस चीज़ को कैसे ले रहे हो, आप उसको एज ए लर्निंग कंसीडर कर रहे हो या एज अ एक्विजिशन, मतलब आप उस भाषा को रटना चाहते हो या फिर समझना चाहते हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा इनपुट हाइपोथेसिस। और अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस जो उसके अंदर ये आएगा कि बच्चों के अंदर मोटिवेशन कितना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, और जितने भी डोमेन्स होते हैं हमारे वो कितने हैं, ये चीज़ें इसके अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिप्थोंग्स आर, डिप्थोंग्स कितने होते हैं, मतलब क्या होते हैं वो। डबल कॉन्सोनेंट साउंड, वॉवल साउंड होते हैं, डबल वॉवल साउंड होते हैं, या फिर कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। तो हमने देखा है कि इंग्लिश में हमारे टोटल कितने 5 वॉवल होते हैं, AEIOU। ठीक है, 1 सेकेंड, देखो यहाँ पर मैं पूरा लिख रही हूँ। बेसिक यदि अपन बात करें वॉवेल और कॉन्सोनेंट की, तो AEIOU हमारे 5 होते हैं। फिर टोटल कितने होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। रिमेनिंग जितने भी होते हैं वो 21 हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, 21 कितने हो गए, कॉन्सोनेंट हो गए। अब ये जो डिप्थोंग्स होते हैं ये क्या होते हैं, डबल वॉवेल साउंड होते हैं। अब ये डबल वॉवेल साउंड क्या होते हैं, जैसे आपने ये शब्द सुना होगा, एक शब्द का अपन एग्जाम्पल लेते हैं, LAW, लॉ। ठीक है, तो अब ए के साथ जब W जोड़ दिया गया तो W वाला साउंड नहीं आएगा, A वाला ही साउंड निकल कर आएगा। मतलब डिप्थोंग को ग्लाइडिंग वॉवेल बोला जाता है। ठीक है, ग्लाइडिंग वॉवेल हम लोग इसको बोल सकते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं कि डबल वॉवेल साउंड जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डिप्थोंग कहलाते हैं। जैसे और भी एग्जांपल ले लो, अभी जैसे अपन ने A के साथ W जोड़ा, ऐसे A के साथ U होता है, तो वो भी हमारा क्या होता है, डिप्थोंग्स होता है। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं हॉल, तो ये पूरा हॉल पढ़ने में नहीं आता है, ऑल पढ़ने में आता है। ठीक है, इस तरीके से। और जैसे कि और एग्जांपल अपन लेते हैं, अपन देखते हैं FOOD, तो यहाँ पर 2 वोवेल आ गए,
ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिप्थोंग्स के अंदर आ जाएगा। और ले लेते हम लोग LOUD, जब ओ के साथ यू आता है तो ये हमारा डबल वोवेल साउंड हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये डिप्थोंग्स हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे ढेर सारे एग्जाम्पल है। जब हम BOIL, बॉईल मतलब होता है गर्म करना, उबालना, तो जब हम बॉईल करते हैं तो ओ के साथ आई आ गया है, तो ये भी हमारा डिप्थोंग्स के अंदर आता है। ठीक है, और भी देख लेते हैं, DOWN, ओ के साथ W आता है, ए के साथ W आता है, ई के साथ W आता है। ठीक है, डबल ओ आ जाए, OU आ जाए, OI आ जाए, तो ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, ये हमारे डिप्थोंग्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, मतलब एक स्वर वाला जो आपका प्रोनाउंसिएशन निकल कर आता है तो उसे हम लोग डिप्थोंग्स कंसीडर करते हैं। ठीक है, जैसे ऑल हो गया, ऑथर हो गया, और भी हो गए, पुश हो गया, ठीक है, फूड हो गया, रूम हो गया, सीन हो गया, तो ये सारे वर्ड हमारे किसके अंदर कंसीडर किए जाएंगे, डिप्थोंग्स के अंदर। तो हमारा डिप्थोंग्स क्या हो गया, एक तरीके से डबल वॉवेल साउंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंस्ट्रक्टिविज्म इन अ लैंग्वेज लर्निंग फोकस ऑन। जो कंस्ट्रक्टिविज्म होता है इसको हिंदी में बोला जाता है, एक तरीके से आप संरचनावाद समझ सकते हो, जो हम CDP में पढ़ते हैं हिंदी में। ये लैंग्वेज लर्निंग में किसके ऊपर फोकस करता है, एंगेजिंग लर्नर्स इन एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज, द रोल ऑफ इमिटेशन, मेमोराइजिंग ग्रामर रूल्स, या फिर द डोमिनेंट रोल ऑफ द टीचर इन द क्लासरूम। तो कंस्ट्रक्टिविज्म जो होता है ये कार्य क्या करता है, इंगेज करता है, बच्चे जो रहते हैं, लर्नर्स जो रहते हैं, उनको इंगेज करने का कार्य करता है, ताकि वो नए से नया जो नॉलेज है, नया ज्ञान जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाए, इसके अंदर बच्चों को इंगेज करके रखता है। ठीक है, इसके अंदर बच्चों को जोड़ कर रखता है, ये चीज़ हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग लर्निंग एट प्राइमरी लेवल। किसी भी इंग्लिश को एट प्राइमरी लेवल पर सीखना क्या होता है, उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्पीकिंग इंग्लिश इन ब्रिटिश एसेंट, सेकेंड स्कोरिंग गुड मार्क्स इन द एग्जाम, नोइंग द ग्रामर इंग्लिश, या फिर यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ द लाइफ। तो किसी भी इंग्लिश को या किसी भी लैंग्वेज हो गई, पर्टिकुलर इंग्लिश ना कोई और भी लैंग्वेज हो गई, उसको प्राइमरी लेवल पर यदि हम बच्चों को सिखा रहे हैं तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन टारगेट क्या होगा, किस चीज़ के ऊपर वहाँ पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D, यानी कि यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ, ताकि वो जो लर्नर है, वो बच्चा जो है उस लैंग्वेज को अलग अलग सिचुएशन जो है उसके अंदर यूज़ कर पाए, लाइफ की जो अलग अलग सिचुएशन है उसमें यूज़ कर पाए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन लर्निंग अ लैंग्वेज स्टूडेंट्स टॉकिंग टाइम शुड बी इंक्रीज बिकॉज, मतलब उनका जो टॉकिंग टाइम होता है उसको इंक्रीज़ कर देना चाहिए। क्यों इंक्रीज़ कर देना चाहिए, किसी भी भाषा को सीखने के लिए बच्चों के जो बात करने का जो समय होता है उसको इंक्रीज़ कर देना चाहिए। Teachers feel relaxed while students are talking. They enjoy spending time talking with their friends. They can learn the correct pronunciation from each other, या फिर they use the target language for various purposes. तो देखो, जब बच्चों को बोला जाता है कि आपको उस लैंग्वेज के अंदर कम्युनिकेट करना है, चाहे बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो 15 मिनट का आप उनको कम्युनिकेशन लैब के अंदर लेकर जाओ और उनको बोलो कि आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करिए, बातचीत करिए, जो भी आप बातचीत हिंदी में करते हैं उसको ट्रांसलेट करिए और इंग्लिश में करने का ट्राई करिए। ठीक है, ये हो सकता है। या फिर बच्चे कोई अदर लैंग्वेज सीख रहे हैं, वो लैंग्वेज लैब में बैठे हुए, वो फ्रेंच लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो आप बच्चों को बोल रहे हैं कि 15 मिनट आपका लैंग्वेज लैब का है, कम्युनिकेटिव लैब का है, जहाँ पर आप लोगों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, बातचीत करनी है फ्रेंच के अंदर। तो उनका वो वाला टॉकिंग टाइम इंक्रीज करने का पर्पस क्या होगा, ताकि जो भी टारगेट लैंग्वेज है, जो भी लैंग्वेज उनको सीखना है, वो उसको वेरियस पर्पसेस जो है उसके लिए यूज़ कर पाए। दे यूज़ द टारगेट लैंग्वेज फॉर वेरियस पर्पसेस, अलग अलग तरीके से वो उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना सीख पाए। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग रीडिंग स्किल एट प्राइमरी लेवल। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे क्या हो सकता है जो कि डेवलप कर सकता है रीडिंग स्किल को प्राइमरी लेवल पर। एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड द टेक्स्ट ऑलरेडी रीड, ओनली नोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अल्फ़ाबेट, एबिलिटी टू रीड वर्ड करेक्टिवली, या फिर एबिलिटी टू रीड फ्रेजेस जो होती है हमारी उनको हम लोग करेक्टिवली अच्छे से पढ़ पाए। तो क्या चीज़ यहाँ पर समझ आती है, हम लोग LSRW पढ़ते हैं, लिसनिंग होता है, स्पीकिंग होता है, रीडिंग होता है और राइटिंग होता है। तो इसके अंदर हमें क्या चीज़ समझ आती है, जब भी हम बच्चों की जो रीडिंग स्किल है उसको इम्प्रूव करने की बात करते हैं तो उसके अंदर किस चीज़ का ध्यान रखना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
बच्चा जब रीडिंग कर रहा है तो किस चीज़ के ऊपर उसका फोकस रहना चाहिए, अल्फ़ाबेट वो करेक्ट ऑर्डर में पढ़ रहा हो, वो वर्ड्स जो है उनको करेक्टिवली पढ़ रहा हो, फ्रेजेस को करेक्टिवली पढ़ रहा हो, तो किस चीज़ के ऊपर हम लोग ध्यान रखेंगे। ये रीडिंग की सब स्किल के बारे में आपसे बात की हुई है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड द टेक्स्ट ऑलरेडी रीड। इसका सही आंसर होगा जो भी टेक्स्ट उसने रीड किया है, जो भी आर्टिकल पढ़ा है, चाहे वो न्यूज़पेपर पढ़ा है, उसको अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर पाए, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, अच्छे से उस चीज़ों को समझ पाए। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू इन रिलेशन टू द यूज़ ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर। चिल्ड्रन के लिटरेचर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपको यहाँ पर सही नहीं लग रहा है। देयर रीडिंग प्रोफिशिएंसी डेटोरेट्स एंड गेट वर्स, इट हेल्प इन डेवलपिंग लर्नर्स इमेजिनेशन, इट बॉर्डन्स देयर मेंटल हॉरिजन, या फिर इट मेक्स द अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट्स डाइवर्स कल्चर। तो क्या चीज़ आपको यहाँ पर सही लग रही है, क्या चीज़ यहाँ पर सही हो सकती है कि एक बच्चे का जो चिल्ड्रन लिटरेचर होता है, क्या वो पढ़ाना बच्चों के लिए सही होता है, उनको पढ़ाना, उसके बारे में जानकारी देना सही है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि देयर रीडिंग प्रोफिशिएंसी डेटोरेट्स एंड गेटिंग वर्ड्स, मतलब कि उनकी जो पढ़ने की जो प्रोफिशिएंसी होती है, उनके अंदर एक जो कैपेसिटी होती है वो डेटोरेट्स हो जाती है, यानी ख़राब हो जाती है, क्षीण हो जाती है, ख़त्म हो जाती है और वो बहुत बिगड़ जाती है। तो क्या इसका एक ड्रॉबैक है क्या ये चिल्ड्रन लिटरेचर का या फिर चाइल्ड लिटरेचर का। सेकेंड है इट हेल्प इन डेवलपिंग लर्नर्स इमेजिनेशन, इससे बच्चों की जो इमेजिनेशन पावर है वो इंक्रीज़ होती है, वो डेवलप होती है। इट ब्रॉडन देयर मेंटल हॉरिजन, उनकी समझने की जो मेंटल हॉरिजन है वो इंक्रीज़ होता है, वाइड होता है। या फिर इट मेक्स देम अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट डाइवर्स कल्चर, वो अलग अलग कल्चर को उनको समझने में आसानी होती है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट आपको जो है यहाँ पर गलत लग रहा है, नॉट ट्रू, मतलब कि गलत स्टेटमेंट क्या है वो चीज़ आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी थी। तो इसका आंसर क्या होगा, देयर रीडिंग प्रोफिशिएंसी डेटोरेट्स एंड गेटिंग वर्ड्स। तो ये चीज़ गलत है कि यदि हम उनको चिल्ड्रन लिटरेचर पढ़ाते हैं, उसकी जानकारी देते हैं, तो उनका जो रीडिंग प्रोफिशिएंसी है, पढ़ने की जो प्रोफिशिएंसी है वो ख़राब हो जाती है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइल असेसिंग अ ग्रुप वर्क अ टीचर शुड नॉट फोकस ऑन द। टीचर को किसके ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, ग्रुप एक्टिविटी की यहाँ पर बात हो रही है, कोऑपरेटिव लर्निंग प्रोसेस के ऊपर, असेसिंग ईच चाइल्ड्स वर्क, टेकिंग इनिशिएटिव इन वर्क, या फिर शोइंग कंसर्न फॉर अदर्स। जब टीचर ग्रुप में एक्टिविटी करवा रहा है तो टीचर का फोकस किसके ऊपर नहीं रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आपसे पूछी हुई है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग प्रोसेस, बच्चे सभी एक दूसरे के साथ रहकर कार्य करें, तो इसके ऊपर तो टीचर का ध्यान रहेगा। टेकिंग इनिशिएटिव इन वर्क, बच्चों को वो इस चीज़ में लगाए कि वो सभी लोग इनिशिएट करें, खुद से आगे रहकर कार्य करें, तो ये चीज़ भी यहाँ पर सही होगी। तीसरा पॉइंट हमें बता रहा है शोइंग कंसर्न फॉर अदर, सभी एक दूसरे के प्रति कंसर्न दिखाए, ये चीज़ भी टीचर को ध्यान रखनी होगी। तो टीचर का ध्यान किसके ऊपर नहीं जाएगा, ईच चाइल्ड्स वर्क, हर एक बच्चा किस तरीके से कार्य कर रहा है, ग्रुप वर्क में इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। ग्रुप में ये चीज़ ध्यान रखी जाती है कि सभी लोग ग्रुप में रहकर कार्य करें। अब कोई अच्छा भी कर सकता है, कोई कम भी कर सकता है, वो चीज़ डिपेंड करती है कि किस तरीके से ग्रुप में एक्टिविटी दी गई है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा असेसिंग ईच चाइल्ड्स वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ डायग्नोसिस टेस्ट इन इंग्लिश विल हेल्प द लैंग्वेज टीचर टू आइडेंटिफाई। जब हम लोग डायग्नोसिस टेस्ट करते हैं बच्चों का इंग्लिश के अंदर, तो वो किस तरीके से टीचर को क्या आइडेंटिफाई करने के लिए लिया जाता है, टीचर क्या आइडेंटिफाई करता है वहाँ पर। स्लो लर्नर्स इन हर क्लास लर्निंग डिफ़िकल्टीज द लैंग्वेज फेसेस इन इंग्लिश, द टॉपिक which the learner has not learned by heart, intelligence learner in her class, मतलब कौन से बच्चे इंटेलिजेंट है, क्या उनके बारे में पता किया जाता है। जब डायग्नोसिस टेस्ट लिया जाता है तो क्या चीज़ें पता चलती है। डायग्नोसिस और रिमीडियल टीचिंग दो चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। डायग्नोसिस में हम सबसे पहले पता लगाते हैं कि बच्चों को डिफ़िकल्टीज़ कहाँ पर आ रही है, और जब हमको डिफ़िकल्टीज़ पता चल जाती है तो हम लोग उसका रिमीडियल करते हैं, उसका उपचार करते हैं। तो डायग्नोसिस टेस्ट में हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होती है लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ द लर्नर फेसेस इन द इंग्लिश। जो भी बच्चों को इंग्लिश समझने में दिक्कत आ रही, डिफ़िकल्टीज़ आ रही, सबसे पहले हमें उससे क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा, सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करना होगा। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाइल टीचिंग लर्निंग इंग्लिश अ टीचर इज़ नॉट एबल टू
अ टीचर इज़ नॉट एबल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ सम स्टूडेंट सिटिंग एट द बैक, शी शुड, मतलब टीचर को क्या करना चाहिए जब टीचर जो इंग्लिश पढ़ा रहा है, कुछ बच्चे ध्यान नहीं दे रहे क्लास के अंदर, ठीक है, और पीछे बैठे हुए हैं, वो क्लास को डिस्टर्ब करे, ऐसी सिचुएशन में टीचर को क्या करना चाहिए? स्टॉप एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट एंड स्टार्ट डिक्टेटिंग द नोट्स टू द स्टूडेंट, स्कॉल्ड देम फॉर नॉट प्लेइंग अटेंशन, इग्नोर देम एंड कैरी ऑन, या फिर इंगेज देम बाय आस्किंग क्वेश्चंस एंड इवेल्युएटिंग हर टीचिंग मेथड्स। तो टीचर यहाँ पर कौन सी अप्रोच को फॉलो कर सकता है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है और कमेंट करके बताना है विथ रीज़न कि इसके पीछे का रीज़न क्या है और इसके पीछे का आंसर क्या है, उसके पीछे का रीज़न क्या होगा, ये चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है। ओके, तो मिलते हैं कल के सेशन में। कल मॉर्निंग आपका जो सेशन है वो ईवीएस के ऊपर बेस्ड है और इवनिंग में अगेन 9 PM हम लोग ये सेशन करेंगे। तो मिलते हैं कल के सेशन में। ओके, थैंक यू।